Okay, so I think we looked at this equivalent conductivity in the last class, बराबर है ना? ये देखा है, ये भी देखा है ना अपन ने, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप, इजंट इट? ये अपन ने देखा था, ओके? Yes, sir. फैक्टर. Yes, sir. तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. जैसे अपन नॉर्मेलिटी लेते हैं उसी तरह से अपन इसको ये कर रहे हैं. और यू कैन ऑल्सो पुट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, मतलब दिस इज बेसिकली सेम थिंग एज सिर्फ मोलरिटी टाइम्स एन फैक्टर विच इज़ नथिंग बट नॉर्मेलिटी. ओके, तो इस तरह से भी तुम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो. इन जनरल आपको मतलब वन ऑफ द टू थिंग्स कैलकुलेट करने को बोला जाएगा, अदर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. सो इट डजंट रियली मैटर, इट्स वेरी इजी टू एक्चुअली कैलकुलेट. सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल यू नीड टू कैलकुलेट के, है ना, दोनों चीज़ों के लिए. अगर तुमको बोला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो तो तुमको के निकालना पड़ेगा. के क्या है? के इज़ अ बेसिकली अ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, है ना. के इज़ अ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. तो अपन उसको अपन सिर्फ कंडक्टिविटी बोलते हैं के को, बट के इज़ अ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. तो ये अपने को निकालना पड़ता है. तो ये कैसा निकालते हैं, दैट इज़ द की. ओके, एक बार तुमको के मिल जाता है देन यू कैन इजीली कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. तो के निकालने के जितने भी तरीके हैं, ओके, वो अच्छे से ध्यान में रखो. इसके एक दो प्रॉब्लम्स अपन ने लास्ट क्लास में किए भी थे. सो आई थिंक वी लुक्ड एट दिस प्रॉब्लम, इज इट? ये अपन ने प्रॉब्लम देखा था. ओके, सो यहाँ पे देखो, इसमें अपने को जैसे ये प्रॉब्लम लास्ट टाइम देखा था अपन ने, इसमें अपने को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है ये सॉल्यूशन के लिए. ओके, सेकंड सॉल्यूशन के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है. अब यहाँ से अपन के निकाल रहे हैं और वो ये सॉल्यूशन में रख रहे हैं. ओके, इजंट इट? यहाँ से अपन ने के निकाला, इस सॉल्यूशन में रखा, और वहाँ से फिर अपन ने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाली. तो इस तरह से अपने को ट्रिक लगानी पड़ती है. ओके, तो देखो यहाँ पे अपन के निकाल रहे हैं पहले, और एंड देन वी सिंपली पुट दैट इन सेकंड इक्वेशन, और वहाँ से अपने को इक्विवेलेंट. तो उसके लिए अपने को वी ऑल्सो नीड सेल कांस्टेंट. तो सेल कांस्टेंट निकाल लिया, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर द सेकंड सोल्यूशन. ठीक है ना. तो इस तरह से अपन ने ये निकाला. अब देखो थोड़ा सा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ अपन देखते हैं. दिस एक्चुअली टुडे ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा अपना. आई एम प्रीटी मच श्योर कि आज ख़त्म हो जाएगा. एंड देन वी कैन इन द नेक्स्ट क्लास वी गोना स्टार्ट ऑफ विथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो अपने रेस्ट ऑफ द है. ओके, अनलेस यू वांट टू डू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री or some other topics of inorganic chemistry, but I think P block element is good, क्योंकि then we can move on to D block and other P blocks, other inorganic chemistry chapters. तो that's the thing. तो यहाँ पे देखो हम देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन. नॉट जस्ट दैट, एक्चुअली हमको और एक टर्म देखना पड़ेगा, कंडक्टेंस. ओके, सो कंडक्टेंस का सिंबल होता है G. ओके, मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल होता है K, और मोलर कंडक्टिविटी जो होता है उसका सिंबल होता है लैम्बडा M. ठीक है ना, कैपिटल लैम्बडा M. तो ये जो तीन टर्म्स है ये हमको देखना पड़ता है. ओके, इसका रिलेशनशिप विथ कॉन्सेंट्रेशन, और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं दीज आर बेसिकली थियोरेटिकल क्वेश्चंस, नॉट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे थियोरेटिकल. मतलब कि तुमको पूछा जाएगा कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू डिक्रीज और इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, और इसी चीज़ को तुमको घुमा फिरा के पूछा जाएगा. ऑलराइट, सो वी गोना टॉक अबाउट फर्स्ट वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस. मतलब पहले किसको ले रहे हैं अपन? G को ले रहे हैं, पार्ले G. ओके, सो फर्स्ट इज दैट G. सो यहाँ पे देखो हम लोग वी आर टेकिंग अ डाइल्यूट सोल्यूशन. अगर वी टेक अ डाइल्यूट सोल्यूशन, ओके, जैसे जैसे अपन सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल नॉट दैट वी आर टेकिंग अ डाइल्यूट सोल्यूशन, अपन ने सोल्यूशन लिया, तो जैसे जैसे अपन उसको डाइल्यूट करते जाएंगे वैसे वैसे जो कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का वो डिक्रीज होते जाएगा. इजंट इट? या ये बराबर है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो आयंस है वो डिक्रीज होते जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है आयंस का, तो द नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे इन द सोल्यूशन? इंक्रीजेज, और देयरफॉर
अगर नंबर ऑफ आयन्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, ओके, जैसे जैसे अपन, दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द ओस्वाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन, बराबर है। जैसे जैसे मैं उसको कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता, मतलब डाइल्यूट करते जाऊंगा, तो उस केस में जो आयन्स है वो ज़्यादा डिसोसिएट होंगे, तो इसका मतलब आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होते जाएगा। डू यू रिमेंबर द ओस्वाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन, जहाँ पे अपन बोलते थे कि अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, इजंट इट? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे अपन सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। सो मोर आयन्स एक्चुअली कम इनटू द सॉल्यूशन। ज़्यादा आयन्स आने की वजह से जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एज यू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब डाइल्यूट जैसे करते हो उसको, तो कंडक्टेंस एक्चुअली इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। सो ये समझ में आ गया कि जैसे जैसे अपन डाइल्यूट करते जाएंगे कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ेंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इवन दो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इवन दो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज डिक्रीजिंग, द नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज हो रहा है, और उसके वजह से नंबर ऑफ आयन्स, और उसके वजह से कंडक्टेंस मतलब जी इंक्रीज होगा विद डाइल्यूशन, ओके। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता हूँ तो कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। सो दिस इज़ नॉट समथिंग वी कैन से, ओके। जैसे वी हैव अ डाइल्यूट सॉल्यूशन और उसमें अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करता हूँ, मतलब कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, तो सबसे पहले ये देख लो कि जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किया तो कंडक्टेंस क्या हो रहा है? कंडक्टेंस इज इंक्रीजिंग, क्लियर है ना? अब अगर मान लो कि मैं कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ, तो अपन ये बोलना चाहिए ना फिर कि कंडक्टेंस भी कंडक्टेंस डिक्रीज होगा, यस और नो? ये रिलेशनशिप अगर सही है तो ये भी सही है। ये बोलना गलत है एक्चुअली, ओके। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना मतलब क्या हो गया इस केस में कि हम ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं उस सॉल्यूशन में। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे तो ज़्यादा आयन्स आएंगे, और ज़्यादा आयन्स आएंगे तो कंडक्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इजंट इट? ये हम जो कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली डाइल्यूशन, ओके। और डाइल्यूशन में क्या कर रहे हैं कि हम लोग पानी डाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयन्स हमको सेम रखने हैं, ओके। सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है उस सॉल्यूशन में वो हमको कांस्टेंट रखने हैं, ओके। सिर्फ जैसे जैसे अपन उसमें पानी डाल रहे हैं, जैसे जैसे उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, वैसे वैसे वो इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है, ज़्यादा आयन्स आ रहे हैं सोल्यूशन में, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ये जो कंडक्टेंस है वो बढ़ेगा। अंडरस्टूड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये जो है ये किसी भी बुक में दिया नहीं है इनफैक्ट, okay, but that is the conclusion you need to draw, okay. And I was in fact confused with this particular thing कि how is this possible कि you dilute the solution but the conductance increases, right? But अगर तुम concentrate करते हो तो conductance also increases for both cases, dilute करते हो और concentrate करते हो, दोनों cases में conductance, उसके बारे में concentration increase के बारे में कहीं पे कुछ दिया ही नहीं है in the book। तुमको अगर ध्यान में आ गया, बुक में जो है वो सबसे ऑब्वियस चीज़ जो होती है वो इग्नोर करते हैं बताना, ओके। आई डोंट नो व्हाई बट दे इग्नोर सेइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड दैट इज़ द इग्नोरेंस बेसिकली। ये जो फैक्टर है कि अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो भी जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होता है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अबाउट डाइल्यूशन, ठीक है ना। वी स्टार्ट एट सर्टन concentration जहाँ पे electrolyte is completely dissolved and then you add water to it, तो what happens to the conductance, okay, not the other way around। हम उसमें electrolyte नहीं ऐड कर रहे हैं, हम उसमें हमेशा क्या ऐड करेंगे? सॉल्वेंट ही ऐड करेंगे, और उसका डाइल्यूशन के वजह से कंडक्टेंस पे क्या असर होता है वो देखेंगे आप। तो देखना, जो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन है इट कैन बी बाय टू मेथड्स, ओके। वन इज़ द एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोलाइट, जो हम नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे ऑब्वियसली द कंडक्टेंस विल सिंपली इंक्रीज, ओके, बिकॉज देयर आर मोर आयंस नाउ, सो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, ये हम नहीं करेंगे, ऑलराइट। सो दिस इज समथिंग वी आर नॉट गोइंग टू डू। ऑब्वियसली इवापोरेटिंग द सॉल्वेंट,
ओके, इवापोरेटिंग द सॉल्वेंट, ये भी हम नहीं करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन इन जनरल केस. सो दिस इज एक्चुअली वी कैन डू, बट हम लोग इन प्रैक्टिस जो है वो नहीं कर सकते. मतलब यू कैन से यस और नो वट एवर, दिस इज समथिंग वी कैन डू. ओके, बट आई हैवंट सीन एन एग्जाम्पल कहीं पे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वी हैव एक्चुअली डन इट इन एन एग्जाम्पल. इस तरह का कोई प्रिंसिपल नहीं है. The only thing we do is dilution. Okay, we don't actually increase the concentration in any case. But अगर तुमको concentration increase करना है, so this is something you need to do, not this. Okay, evaporate the solvent, concentration बढ़ेगा, और जिसके वजह से conductance जो है वो in this case the conductance will decrease. Okay, conductance will decrease क्योंकि degree of ionization भी decrease होगा, number of ions decrease होंगे, उसके वजह से conductance decrease होगा. It's a very conceptual thing. Okay, that's why I focused on जब start किया था, we said that it is going to be a conceptual part. Okay, the whole thing is basically there is no numericals here in this particular case, at least not now. So that was about variation of conductance with dilution. अब देखते हैं variation of conductivity with dilution. Okay, conductivity का symbol होता है K. Okay, so obviously for स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिक्रीज होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. सॉरी, कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या फिर नंबर ऑफ आयंस भी डिक्रीज होते हैं इस केस में, and that's why the conductivity actually decreases. And see what happens. What is conductivity? By definition अगर बोला जाए, so conductivity is conductance of 1 cubic centimeter cube. बराबर है ना सोल्यूशन. तो मेरे को बेसिकली एक क्यूब लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एक तरह से ये ओपन है बेसिकली, और लेट्स से कि आई फिल दिस क्यूब विथ अ सोल्यूशन, ठीक है ना. सो जैसे कोई सोल्यूशन इसमें मैंने फिल कर दिया पूरी तरह से. ओके, पूरी तरह से फिल कर दिया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस क्यूब को. जस्ट मेक श्योर कि तुम लोग ये नहीं इमेजिन करो ये ओवरफ्लो हो रहा है. नो, इट्स जस्ट दैट माई ड्राइंग इज़ हॉरेबल, सो ये अजीब सा दिखेगा, दैट्स ऑल. अब नाउ इसको मैं डाइल्यूट करता हूँ, ठीक है. इफ आई एम डाइल्यूटिंग दिस, देन आई नीड टू ऐड वाटर टू इट. बराबर है ना. सो दिस इज ऑलरेडी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. ये क्यूब पूरा टॉप लेवल तक भरा हुआ है और इसमें मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ. ना टेल मी, क्या मैं अब जो भी इसका कंडक्टेंस मेजर करूँगा, क्या मैं उसको कंडक्टिविटी बोल सकता हूँ? अभी नहीं. बराबर है ना, बिकॉज इज नॉट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इन मोर, इजंट इट? या ये तो ओवरफ्लो हो जाएगा बेसिकली. या सो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वॉल्यूम का लिक्विड लेना पड़ेगा. ओके, सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा. ओके, सो आई विल टेक अ लार्जर वॉल्यूम फर्स्ट, ठीक है. तो एक बड़ा सा कंटेनर लूँगा और इसको मैं फिल करूँगा बेसिकली अप टू सर्टन लेवल. ये जो वॉल्यूम रहेगा मेरा, दिस इज गोइंग टू बी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. ये कितना वॉल्यूम है? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. और इसको मैंने डाइल्यूट किया. अभी इसमें मैंने ऐड किया वाटर को. मान लो वॉल्यूम मैंने डबल कर दिया, ऐड वाटर, ठीक है. तो वॉल्यूम हो गया डबल मान लो. तो इसेंशियली दिस इज, लेट्स से दिस इज द एडिशनल वॉल्यूम जो मैंने ऐड किया है. ये एडिशनल वॉल्यूम है, एडिशनल वाटर मैंने ऐड किया है. नाउ दिस इज बेसिकली 2 क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, नॉट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो मेरे को बाय डेफिनेशन क्या करना पड़ेगा, इसमें से आई नीड टू रिमूव 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना. अब बताओ यहाँ पे आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? ओके, अगर मान लो यहाँ पे एक x मोलर अगर कॉन्सेंट्रेशन है आयंस का, तो यहाँ पे इस केस में आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बताओ. सो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा x/2 मोलर. ओके, सो दैट इज द न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
तो दिस इज डाइल्यूटेड, इजंट इट? या इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस भी डिक्रीज हो गया, हाफ हो गया, तो कंडक्टिविटी क्या होगा? कंडक्टिविटी डिक्रीज, इजंट इट? कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा जैसे मैंने डाइल्यूट किया, यही हुआ ना यहाँ पे, डाइल्यूशन तो किया मैंने, लेकिन बाय डेफिनेशन मेरे को, बाय डेफिनेशन आई नीड टू टेक 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अंडरस्टूड है क्या? ओके, जब मैं डाइल्यूट करता हूँ तो मेरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया तो अब मैं कंडक्टिविटी नहीं मेजर कर सकता उसका, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। बाय डेफिनेशन मेरे को कितना चाहिए? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो मैं उतना ही वॉल्यूम दूसरे फ्लास्क में निकालूंगा और उसकी कंडक्टिविटी मेजर करूंगा, ठीक है ना? अब जब कंडक्टिविटी मेजर करा तो आयंस तो कम हो गए, इसलिए कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। सो विथ कंडक्टिविटी, विथ डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। इज दिस क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर क्यूबिक सेंटीमीटर डिक्रीज होता है, therefore the conductivity actually decreases. All right, so pay attention, it's a very simple topic actually, just you need to pay attention, that's all. Okay, most of the things that we do are actually very simple, and it comes down to sticking with a very basic principle of learning. Is the first basic principle of learning is just pay attention to whatever is happening around you. ठीक है ना? वो मराठी में अच्छा टर्म है ना, बयाड़, बयाड़ के जैसा नहीं रहने का, राइट? Just pay attention, right? What is happening? Be aware of your environment, okay? Don't get lost into the environment. The next is variance of molar conductivity, okay? Molar conductivity कैसे change होती है वो देख लो अभी, okay? So molar conductivity decreases, okay, as the concentration increase. अगर concentration increase हो रहा है तो molar conductivity जो है वो डिक्रीज होती है, ओके? ये डायरेक्टली फ्रॉम फार्मूले से ही अपन निकाल सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना? जो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला था उसमें कॉन्सेंट्रेशन वाज इन डिनोमिनेटर, बराबर है? मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, इजंट इट? सो ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि when you have a strong electrolyte, और इसका अगर मैं concentration increase कर रहा हूँ या फिर इसमें पानी अगर डाल रहा हूँ, okay? So let's say we have 1 molar solution या some x molar solution, और इसको मैं dilute करता हूँ, dilute करूँगा इसमें, तो इसमें क्या मैं सॉल्यूट और ऐड कर रहा हूँ? नहीं, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं? ऐड वाटर ऐड कर रहा हूँ, इजंट इट? मैं इसको डाइल्यूट कर रहा हूँ। अगर वाटर ऐड कर रहा हूँ, डाइल्यूट कर रहा हूँ, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज, ओके? सो अगर मैं डाइल्यूट करता हूँ तो लैम्डा m दिस विल एक्चुअली इंक्रीज विथ डाइल्यूशन। अंडरस्टूड है? या सो ये तुमको ध्यान में रखना है कि मोलर कंडक्टिविटी increases with dilution and decreases with concentration, okay? So हमने 3 टर्म्स देखे बेसिकली अभी तक। एक था कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था विथ डाइल्यूशन। बताओ, कंडक्टेंस वाज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विथ डाइल्यूशन? इंक्रीजिंग। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जब कंडक्टेंस अपन बोल रहे हैं और उसमें पानी डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ओके? डिसोसिएशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा है, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। दूसरा होता है कंडक्टिविटी क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज, ओके? कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि बाय डेफिनेशन मेरे को सिर्फ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का ही वॉल्यूम लेना है, या 1 मीटर क्यूब का, 1 मीटर ज़्यादा होता है इसलिए अपन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बोल रहे हैं इसको, ठीक है? सो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम ले रहे हैं अपन, और इसमें अगर पानी डालता हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सो उसमें से मेरे को 1 क्यूबिक सेंटीमीटर निकालना पड़ेगा, इजंट इट? तो इसमें क्या हो गया? नंबर ऑफ आयंस अभी कम हो गए, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और तीसरा देखा था मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, राइट? और ये भी इंक्रीज होता है, ओके? जब डाइल्यूट करता हो तो ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है अपने को, ओके? 3 या 4 चीज़ें बोल सकते हो। मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये इंक्रीज होती है विद डाइल्यूशन,
राइट. सो दिस इज समथिंग यू कैन अंडरस्टैंड. ये इनके लिए तो ऑब्वियसली देर इज़ अ फार्मूला, या फिर तुम सेटअप कर सकते हो इस तरह से फार्मूलाज कि यू गेट दैट. इसके लिए तो है ही फार्मूला एक्चुअली मोलर कंडक्टिविटी के लिए. जी और के के लिए तुम सेटअप कर सकते हो, जो तुम्हारे पास फार्मूले अपने हैं उसको तुम सेटअप कर लो तो यू गेट द रिलेशन. एनीवे इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट ध्यान में रखने से भी काम बन जाता है अपना. जस्ट रिमेंबर हाउ इट इज़ हैपनिंग. ओके. सो बेसिकली we are saying this is true for strong electrolyte, but what happens with weak electrolyte? Okay, with weak electrolytes जो degree of ionization है that plays a major part in this whole process. Okay, और अपना जो focus रहेगा अभी that will be on weak electrolyte. Okay, so अपना जो focus रहेगा वो weak electrolyte के ऊपर रहेगा. Okay, because weak electrolyte का जो है जो dissociation है, it is not a linear डिसोसिएशन विथ डाइल्यूशन. ठीक है ना. क्या हो रहा है कि जैसे अपन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं और उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो डाइल्यूट करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो बढ़ेगा ओस्वाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन से, इजंट इट. जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, और उसके वजह से कंडक्टेंस बढ़ रहा है, उसके वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है और कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है. दैट इज़ डिफरेंट, बट उसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है. ओके. But now if you think about weak electrolyte का जो dissociation है that is not linear. मतलब वैसा नहीं बोल सकते हम जैसा जैसा अपन पानी डालेंगे वैसा वैसा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, ये नहीं बोल सकते. इट्स नॉट लीनियर. ओके. तो इस तरह का कर्व अपने को मिलेगा. ओके. सो पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर कर्व. ऑलराइट. यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अंडर रूट सी ले रहे हैं और यहाँ पे लैम्बडा एम ले रहे हैं. ये जो इक्वेशन से आता है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज डिबे हकल ऑनसैगर इक्वेशन. ये नेक्स्ट स्लाइड में तुमको मैं दिखा देता हूँ बेसिकली. सो दैट इज़ द इक्वेशन. यू कैन सी दैट लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा एम नॉट माइनस ए रूट सी. तो मैं ये बता दूंगा क्या होता है इक्वेशन. सो फिलहाल वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राफ. ग्राफ काय के बीच पे है, लैम्बडा एम विच इज़ ऑन वाई एक्सिस. दिस इज़ अपना मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है ना. मोलर कंडक्टिविटी एंड दिस इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन, इजंट इट, रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. अब ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है दैट इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ओके. This is for strong electrolyte. So let's say we start at this point. This is the starting concentration. ध्यान में रखना, we are starting at this particular concentration. Okay? और इसको मैं अगर डाइल्यूट करता हूँ तो concentration डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे concentration डिक्रीज होगा वैसे वैसे कंडक्टिविटी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. ठीक है ना. और ये एक पॉइंट तक इंक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर लिया. और कितना डाइल्यूट करोगे, राइट, है ना. तूने लेट्स से कि 1 ml सोल्यूशन लिया. ओके. और उसमें बेसिकली तुम पानी ऐड करते जा रहे हो, पानी ऐड कर, बकेट भर पानी हो गया, ड्रम भर पानी हो गया. अब क्या ट्रक लेके आओगे पानी के लिए, इजंट इट. कितना डाइल्यूट करोगे, क्लियर है कि नहीं. सो अप टू सर्टेन पॉइंट हम लोग इसको डाइल्यूट करेंगे. सो लेट्स से अप टू दिस पॉइंट वी आर डाइल्यूटिंग, बट ये क्लियरली स्ट्रेट लाइन है, तो आई कैन एक्चुअली एक्सटेंड दैट स्ट्रेट लाइन टू दिस. ओके. अब यहाँ पे डाइल्यूशन कितना है, देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0. तो हमने क्या कर दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया अप टू द कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 0. अगर 0 कॉन्सेंट्रेशन तक मेरे को डाइल्यूट करना है तो बताओ पानी कितना ऐड करना पड़ेगा, इन्फिनिट नहीं ना. किसी भी सॉल्यूशन का अगर कॉन्सेंट्रेशन मेरे को 0 करना है तो इन्फिनिटी वॉल्यूम का मेरे को उसमें सॉल्यूशन लिक्विड ऐड करना पड़ेगा, वाटर ऐड करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल. दैट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं लाइन को. ओके. यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ इन्फाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन का है. क्या है यहाँ पे, इन्फाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन. ओके. अब ये जो है यहाँ पे जो कंडक्टिविटी मेरे को मिलेंगी दैट इज़ द मैक्सिमम कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी बराबर है ना, दैट इज़ द मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी. इससे ज़्यादा नहीं हो सकती. ऑलराइट. इट डजंट मीन कि यू नीड टू डाइल्यूट इट इन्फाइनाइटली, जस्ट डाइल्यूट इट वेरी वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन तक. ठीक है ना.
तो ये जो रहेगा उस समय जो अपने को मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी, इट इज स्टिल अ मोलर कंडक्टिविटी। देखो यहाँ पे देखो, कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट 1 मोलर, इनफैक्ट कॉन्सेंट्रेशन इज सो डाइल्यूट दैट इट डजंट इवन मेक सेंस। अंडरस्टूड है ना? बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया है इसको, तो कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लिटिल, बट इसको अपन क्या बोल रहे हैं? मोलर कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इसमें अभी भी 1 मोल सॉल्यूट ही प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई वी कॉलिंग इट इज एज मोलर कंडक्टिविटी। अंडरस्टूड है? मोलर कंडक्टिविटी का यहाँ पे मतलब ये होता है कि सिर्फ इसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इस सोल्यूशन में, डजेंट एक्चुअली मीन कि इट इज़ एक्चुअली अ 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी अपने को मिलेगी उसको बोलेंगे अपन लैम्बडा एम नॉट या लैम्बडा इन्फिनिटी। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आया ना? मोलर कंडक्टिविटी एट, इज दिस क्लियर? सो या दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैसे निकालते हैं इसको? कि हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, उसकी कंडक्टिविटी मेजर करते जाएंगे, ओके, और कैलकुलेट करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। यू नो, कंडक्टिविटी को फार्मूला रखो, मोलर कंडक्टिविटी अपने को मिलते जाएगा। ओके, नाउ as you dilute it up to certain point, उसके बाद तुम इसी लाइन को एक्सट्रापोलेट कर लो, तो जो लाइन y एक्सिस पे जाके चिपकेगा वो रहेगा तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, सो दैट इज दिस इज इजी टू कैलकुलेट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, क्योंकि अपने को स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। नाउ लुक व्हाट हैपन्स विथ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, वी स्टार्ट एट द सेम पॉइंट और इसको डाइल्यूट करें, तो स्टार्टिंग में अगर देखोगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ओके, एट दिस पॉइंट, और जैसे जैसे मैं इसमें वाटर ऐड करता हूँ तो मेरे को कंडक्टिविटी में ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है। ओके, द कंडक्टिविटी डजंट चेंज मच। ओके, इट चेंजेस अ वेरी लिटिल, थोड़ा सा इंक्रीज होता है ऑब्वियसली, बट ऑलमोस्ट फ्लैट होता है। तो एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ये जो पोर्शन रहेगा, दिस इज हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो इस हाई कॉन्सेंट्रेशन के इसमें जो अपने को मोलर कंडक्टिविटी मिल रही है, दैट इंक्रीजेस वेरी लिटिल विथ डाइल्यूशन। दे ज़्यादा चेंज नहीं होता कॉन्सेंट्रेशन कंडक्टिविटी में, एंड देन इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज एज यू डाइल्यूट, तो ये इंक्रीज होते जाएगा। ओके, एंड देन अप टू सर्टन पॉइंट ये और ज़्यादा स्टीपली, सो यू कैन सी दैट एट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज लो कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज लो कॉन्सेंट्रेशन, तो ये कॉन्सेंट्रेशन पे इट इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग वेरी स्टीपली। ठीक है ना? लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये ज़्यादा, सो थिंक अबाउट इट, अ वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक समथिंग लाइक एसिडिक एसिड। ओके, एसिडिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको अगर मैं डाइल्यूट करता हूँ तो पहले जब ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, इट इज़ नॉट डिसोसिएटिंग मच, ओके, बट एट लो कॉन्सेंट्रेशन इसका डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, और जैसे जैसे मैं इसको डाइल्यूट करते जाऊंगा वैसे वैसे इसका डिसोसिएशन और ज़्यादा होते जाएगा, बट इट विल नॉट गिव यू अ स्ट्रेट लाइन एट एनी गिवन पॉइंट। इट जस्ट द रेट ऑफ डिसोसिएशन इज इंक्रीजिंग विथ डाइल्यूशन। सिर्फ डिसोसिएशन इंक्रीज नहीं हो रहा है, रेट ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज हो रहा है विथ डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वैसा नहीं हो रहा है, रेट इज एक्चुअली रिमेनिंग प्रिटी मच कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। तो इसके लिए आई कैन एक्सट्रापोलेट, बट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं इसको एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकता अप टू y एक्सिस, इजंट इट? यहाँ पे देखो पैरेलल ही जा रहा है, सो इफ आई एक्सट्रापोलेट जस्ट गोइंग टू गो अप, राइट, इज जस्ट गोइंग टू गो अप, सो ये y एक्सिस पर टच नहीं करेगा। ओके, इट विल नॉट बी सेंसिबल एक्चुअली। क्लियर है क्या? सो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या मैं इस मेथड से लैम्बडा एम नॉट निकाल सकता हूँ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट? Is it possible for me to calculate this lambda m naught? No, है ना? This cannot be calculated by graphical method. क्या मैं lambda m naught for strong electrolyte calculate कर सकता हूँ? Yes. Okay? इसके लिए कर सकता हूँ, weak electrolyte के लिए नहीं कर सकता। Okay? So what do I do? Then इसके लिए अपने को इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करने पड़ते हैं टू कैलकुलेट
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड सिंपली बाय प्लॉटिंग दिस पर्टिकुलर ग्राफ. ठीक है ना, ये जो ग्राफ है ये प्लॉट करके मैं ये पॉइंट डिटरमाइन करूँगा एंड दैट इज़ डन. बेसिकली आई कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन. लेकिन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इट इज़ नॉट, it cannot be done. ठीक है ना. so what I need to do is use a indirect method, calculative method use कर सकता हूँ. इसके लिए अपन एक लॉ देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज कोलोश लॉ. एक दो स्लाइड्स होने के बाद उसके बारे में अपन बात करेंगे. एंड दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लॉ क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं. ओके, सो ये अपन थोड़ी देर में देखेंगे. पहले थोड़ा सा थियोरी देख लेते हैं. सो ये है Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन. ओके, तो यहाँ पे लैम्बडा एम विच इज़ मोलर कंडक्टिविटी एट सम कॉन्सेंट्रेशन. ध्यान से सुनो, किसी एक कॉन्सेंट्रेशन पे इसकी मैं मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहा हूँ. ठीक है ना. एंड दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. मैक्सिमम हो गया ये, इससे ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी मिल ही नहीं सकती मेरे को. एंड दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट सम कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है ना. ये दोनों का रिलेशनशिप Debye-Huckel-Onsager ने इस हिसाब से दिया था. लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी. ओके, देखो अपन ने जो प्लॉट किया था दैट वाज बिटवीन लैम्बडा एम एंड रूट सी. ठीक है ना. सो ये बेसिकली y इक्वल टू एम सी के फॉर्म में भी तुम लिख सकते हो एंड यू गेट अ स्ट्रेट लाइन विच इज ट्रू फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यू गेट अ स्ट्रेट लाइन बट फॉर नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो ये जो इक्वेशन है, अगर मान लो किसी सॉल्यूशन का मेरे को लैम्बडा एम नॉट मालूम है. ठीक है ना, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर ये चीज़ मालूम है, ए मेरे को दिया रहेगा बेसिकली क्योंकि ये लिटरेचर से मेरे को मिल जाता है. ओके, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ए की वैल्यू जो है वो निकाली गई. इट्स अ कांस्टेंट. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन एंड द इलेक्ट्रोलाइट इटसेल्फ. ठीक है ना, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट के और उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर. तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ए की वैल्यू ऑलरेडी डिटरमाइन की है. अगर मेरे को ये दो चीज़ें मालूम है तो कॉन्सेंट्रेशन तो ऑब्वियसली मालूम रहेगा ही रहेगा. इसका मतलब क्या हो गया कि मैं लैम्बडा एम नॉट जो है, सॉरी लैम्बडा एम जो है मोलर कंडक्टिविटी एट सम कॉन्सेंट्रेशन, ये आसानी से यहाँ से कैलकुलेट कर सकता है. मतलब मेरे को जो कंडक्टिविटी चाहिए वो कंडक्टिविटी के कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन मैं ले सकता हूँ, या फिर जो मेरे पास सोल्यूशन ऑलरेडी है उसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी है मैं इससे डिटरमाइन कर सकता हूँ, इससे कैलकुलेट कर सकता हूँ. ये कब पॉसिबल होगा, इस तरह का कैलकुलेशन करना कब पॉसिबल होगा, जब मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है. ओके, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है. ओके, क्लियर है क्या? यस सर. ओके, तो ऑब्वियसली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये तो मैं ग्राफिकली डिटरमाइन कर सकता, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के नहीं कर सकता. इसका मतलब ये जो लैम्बडा एम की जो वैल्यू है, ओके, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट कर सकता हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं कर सकता. ओके, तो अपना गोल क्या रहेगा फिर? गोल क्या रहेगा? टू डिटरमाइन द लैम्बडा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है ना, दिस इज समथिंग आई वांट टू डिटरमाइन. और इसके लिए हम कोलोश लॉ अप्लाई करते हैं जो अपन आगे देखेंगे. ओके, सो लेट्स टॉक लिटिल बिट अबाउट ए. ओके, ए क्या है कि इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है. देखो, दिस ए इज़ डिफरेंट देन ए वी सी इन काइनेटिक्स. काइनेटिक्स में भी एक ए आता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट. दिस इज़ वेरी डिफरेंट. तो इक्वेशन के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए. रट्टा मत मारो, ऑलराइट, क्योंकि दो चैप्टर में ए ये कांस्टेंट आएगा और दोनों का अलग अलग मतलब है. So it depends upon the nature and the concentration of the electrolyte, and also depends upon the temperature obviously, but we're going to keep the temperature constant. टेम्परेचर के लिए इसलिए डिपेंड करेगा क्योंकि जो डिसोसिएशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, दैट कैन बी आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. तो टेम्परेचर के वजह से इट कैन एक्चुअली इंक्रीज और डिक्रीज, और इट कैन, इट्स नॉट गोइंग टू बी लीनियर.
तो at different temperature, at different concentration, different electrolytes will have different values of A. So we're gonna keep temperature as constant 25 डिग्री सेल्सियस पे, एंड देन A की वैल्यू अपन डिटरमाइन कर सकते हैं. अपने को ज़रूरत ही नहीं पड़ती बेसिकली. जो ग्राफ है अपन ने जो प्लॉट किया है उसका जो स्लोप रहेगा, ओके, उसका जो स्लोप रहेगा ग्राफ का, उसके स्लोप से अपन डिटरमाइन कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए. ठीक है ना. तो ये जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है उसका जो स्लोप रहेगा, इस स्लोप से अपन डिटरमाइन करेंगे ए. तो अगर ग्राफिकली इस तरह से डिटरमाइन करते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि सारे वेरिएबल्स जो रहेंगे इसमें, ऑलराइट. जैसे फॉर एग्जांपल वी आर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, या बट नेचर, कॉन्सेंट्रेशन, डिसोसिएशन या बाकी जो भी वेरिएबल्स आते हैं इन अ सोल्यूशन, ओके, थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स रहेंगे इसमें, वी डोंट नो. सो ऑल दोज वेरिएबल बिकम constant, and so it becomes a very constant value. Okay, it doesn't vary much. Okay, so that's the reason why we need to calculate the value of a from the slope, और इसी तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है. स्लोप प्लॉट करके इसकी वैल्यू निकाल ली. ओके, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ए. इस तरह से निकाला जाएगा. ओके अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर इसको कांस्टेंट रख लिया, ओके, then the value of A actually only will depend upon the type of electrolyte. कौन से टाइप का इलेक्ट्रोलाइट ये उसी के ऊपर डिपेंड करेगा. ओके, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. हम टाइप्स देख लेते हैं, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स. टाइप इन द सेंस कि कितने आयन से देते हैं. ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. सो जैसे फॉर एग्जांपल NaCl. ओके, NaCl इज कॉल्ड एज 1:1 इलेक्ट्रोलाइट. क्यों? क्योंकि इट गिव्स यू 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव चार्ज. ओके, जो ये है, ऑलराइट, कैल्शियम 1 पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड 1 नेगेटिवली चार्ज आयन, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, 1:1 इलेक्ट्रोलाइट. ओके, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस इज गोइंग टू बी 1:2 इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज आयन दे रहा है आपने को ये. ओके, सो ये 2 पॉजिटिव चार्ज है, बट इट गिव्स यू 1 पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड यू गेट -1 2 नेगेटिवली चार्ज आयन. सो ये क्या हो गया, 1:2. क्लियर है. दिस इज देखो, दिस इज ऑल्सो 2:2. इसको 1:1 नहीं बोलेंगे अपन, कि 1:1 इज दिस NaCl. दिस इज 2:2 क्योंकि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है. ऑलराइट, तो हम लोग चार्जेस को ले रहे रेशो में, उसको अपन बोलेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ओके, अब NaCl की जगह अगर मैं KCl लेता हूँ तो दोनों की A जो वैल्यू रहेगी दैट इज गोइंग टू बी सेम. ओके, ACl, KCl और NaCl, ये दोनों के K की वैल्यू इज गोइंग टू बी सेम, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इन सेम कैटेगरी. समझ में आ रहा है क्या? सेम कैटेगरी में आ रहा है, सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स है. ओके, उसी तरह से यहाँ पे मैं MgCl2 लेता हूँ तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे वो इनके A की वैल्यू सेम रहेगी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो 1:2 इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर है क्या? ओके, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन कर सकते हैं, द प्लॉट इज ऑलमोस्ट लीनियर, सो वी कैन डू दैट. ओके, सो वी कैन कैलकुलेट द लैम्बडा m नॉट सिंपली बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द लाइन. ठीक है ना, ये अपन कर सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन लैम्बडा m नॉट ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते. सो दैट इज़ द रीज़न वाई. ये दूसरा अपन इसका रिलेशनशिप होता है लैम्बडा m और लैम्बडा m नॉट. okay, this is lambda m, basically there is nothing much in it, so this is lambda m minus, sorry, lambda m is equal to lambda m, oops, m naught minus a root c. ये इक्वेशन था. तो ये जो लैम्बडा m है दिस इज एट सम कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ. ठीक है ना, तो ये वही किया है, यहाँ पे लैम्बडा m c लिखा है, बस बेसिकली मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट सम कॉन्सेंट्रेशन. दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो ये जो है इसका बेसिकली देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो अगर मैं लैम्बडा m c लेता हूँ, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट सम कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो व्हाट आई गेट इज अल्फ़ा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है, ओके, लैम्बडा m जो रहेगा ये लेस देन
सम रहेगा बेसिकली, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की दैट इज़ 1. ओके, तो ये कैसा रहेगा, दिस इज लेस देन 1, इजंट इट, लेस देन 1. और ये तो कंप्लीट डिसोसिएशन रहेगा ना, इजंट इट, क्योंकि ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, whether it is a strong electrolyte or whether it is a weak electrolyte. At infinite dilution हम ये तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है पूरे के पूरा डिसोसिएट हो गया. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू ये केस में 1 आएगी और ये केस में लेस देन 1 आएगी. ओके, तो अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी एट सम कॉन्सेंट्रेशन लेता हूँ, ओके, if I do molar conductivity at some concentration and divided by molar conductivity at infinite dilution, तो मेरे को अल्फा की वैल्यू मिलती है. क्लियर है क्या? ओके, तो इस तरह से मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकता हूँ. देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया तो मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकता हूँ. इक्विलिब्रियम वाले जितने भी वैल्यूज अपने को लगते थे वो यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं. सो दैट्स हाउ एक्चुअली इट इज़ डन टू कैलकुलेट द अल्फा फर्स्ट, और फिर के ए अपन निकाल सकते हैं और बाकी सारे जो इक्विलिब्रियम वाले वैल्यूज़ है वो निकाल सकते हैं यूजिंग दिस. ठीक है, सो जैसे मैंने बोला फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इट इज़ नॉट पॉसिबल, वी कैनॉट एक्सट्रापोलेट द लाइन. तो यहाँ पे वी कैनॉट एक्चुअली कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इट इज़ इम्पॉसिबल. ओके, बाय एक्सट्रापोलेशन अपन नहीं निकाल सकते. सो हाउ डू वी कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन? हम लोग कर्लॉश लॉ अप्लाई करेंगे. यहाँ पे हम लोग कर्लॉश लॉ देख रहे हैं. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एंड इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली. दिस इज़ वेरी सिमिलर टू कौन सा लॉ था, थर्मोडायनामिक्स में अपन ने देखा था हेसेस लॉ. डू यू गाइस रिमेंबर दैट हेसेस लॉ? हेसेस लॉ में अपन अलग अलग इक्वेशंस ऐड करते थे टू गेट टू द इक्वेशन जो अपने को मिलता है. बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था, रिमेंबर. और उसमें यह था कि जो अपन बनाने ले नहीं सकते इक्वेशन, मतलब इफ़ यू हैव इक्वेशन ए ये दे रहा है बी और ए अगर सी दे रहा है, सो यू कैन ऑल्सो ऐड एंड सब्सट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ सी टू बी. ठीक है ना, ये अगर हो नहीं रही प्रोसेस, सो यू कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट दीज इक्वेशंस टू गेट टू दिस वैल्यू. दिस इज बेसिकली हेसेस लॉ. ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम उसी तरह की चीज़ें करने वाले हैं. ओके, वी आर थियोरेटिकली गोइंग टू कैलकुलेट द लैम्बडा एम नॉट वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है ना, सबसे पहले तो लॉ देख लो कि उसने बोला कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया है मतलब क्या हो गया, सारे के सारे जो इलेक्ट्रोलाइट थे वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गए. और इसमें क्या हो गए, फिर आयंस आ गए, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गए, सारे आयंस क्या हो गए वहाँ पे आ गए इस सोल्यूशन में. तो ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली, जितने भी आयंस रहेंगे वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहेंगे ऑफ इट्स को आयन जो इसके साथ आया था उसके अलावा उसके इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेगा एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी. इट बेसिकली इज लाइक अ नाइट क्लब, है ना, या फिर पब. ऑलराइट, यू कम विद अ पार्टनर, once you join and then your partner is dancing with somebody and you are dancing with somebody else, because that is called as independent migration, isn't it? एक बार तुम आ जाते हो सॉल्यूशन में and you have a infinite dilution, the ions जो होते हैं they are independently doing their own stuff. They don't care किसके साथ आए थे. Okay, so their property after infinite dilution is basically their own property. Okay, it's not the property of the compound. Okay, जैसे for example if I take for example KCl. Okay, तो KCl अगर मैंने पानी में डाल दिया तो I will get K plus Cl minus. Okay, alright, और यहाँ पे क्लोराइड आयन आ रहा है. उसी तरह से अगर मैंने NaCl डाल दिया पानी में तो यहाँ पे मेरे को Na प्लस मिल रहा है प्लस Cl माइनस. तो ये जो दो सॉल्यूशन है, ओके, ये दो अलग अलग सॉल्यूशन है मान लो. तो इसमें ये एक जो क्लोराइड आयन है इस सॉल्यूशन में और ये जो क्लोराइड आयन है इस सॉल्यूशन में, इन दोनों की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली आइडेंटिकल है. ठीक है ना, तो अगर मैं इनकी आयनिक कंडक्टिविटी अगर मेजर करता हूँ तो आयनिक कंडक्टिविटी मैं इस तरह से लिखूंगा इसको. आयनिक कंडक्टिविटी अगर लिखते हैं अपन तो छोटा लैम्बडा लेते हैं, दिस इज स्मॉल लैम्बडा, दिस इज ओके फॉर क्लोराइड. Let's call this as solution 1 and solution 2.
So this is for solution 1 is equal to ionic conductivity of chloride ion in solution 2. समझ में आया क्या ये? ओके, सो ये जो प्रॉपर्टीज़ है इन आयंस की, ऑल्दो ये अलग अलग कंपाउंड से आ रहे हैं, लेकिन ये अब कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए, तो ये जिसके साथ आया था उसके साथ इसका कोई अभी रिश्ता नहीं है. ओके, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहे हैं बेसिकली, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, इनकी प्रॉपर्टी सेम आएगी. अगर प्रॉपर्टी सेम है तो इनकी आयनिक कंडक्टिविटी जो है, ओके, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेम. क्लियर है क्या? ओके, यस सर. तो देखो इसमें डेफिनेशन इस तरह से लिखेंगे, इन्फाइनाइट डाइल्यूशन, तो ऑब्वियसली इन्फाइनाइट डाइल्यूशन करना ही पड़ेगा. ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स co-ion and contributes the total molar conductivity of the electrolyte and a definite share that depends upon only upon its nature. इसका एक definite share रहेगा to the total molar conductivity. okay, so ये सिर्फ conductivity उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना. so basically जो कैटायन है, अनायन है, इनका एक दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं होता. And this is a good thing. Okay, so say for example if I need ये अगर मान लो, समझ ले CH3COONA ये ले रहा हूँ मैं. ओके, and what I get is CH3COO minus plus Na plus. ठीक है ना. अब there is another equation I can take, NaCl लेता हूँ मैं, ठीक है. That will give you Na plus plus Cl minus. And I'll take another equation जहाँ पे अब गोल क्या है, मान लो गोल है to calculate the molar conductivity at infinite dilution for this. That is the goal. ठीक है ना. Remember, molar conductivity at infinite dilution for this particular electrolyte. ठीक है. बट दिस इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये मैं डायरेक्टली निकाल नहीं सकता. ओके, अब इसको निकालने के लिए मेरे को इसकी मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, आयनिक कंडक्टिविटी, और इसकी आयनिक कंडक्टिविटी, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि क्या बोल रहे हैं अपन, दे हैव डिफाइनाइट शेयर दैट डिपेंड्स अपॉन देयर ओन नेचर. ओके, टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी में इनका डिफाइनाइट शेयर रहेगा, तो मेरे को इनकी आयनिक कंडक्टिविटी निकालनी है. So I'll need to take one more equation. For example, another equation is HCl लेता हूँ, तो H plus plus Cl minus ion. ठीक है. So इसमें से देखो, this is a strong electrolyte, this is a strong electrolyte, this is a strong electrolyte. अगर strong electrolyte है तो मैं इनकी molar conductivity निकाल सकता हूँ at infinite dilution graphically. इसका मतलब जो ions है इनकी values मैं पता कर सकता हूँ. ओके, ये जितने भी आयंस है सबकी वैल्यूज़ मैं पता कर सकता हूँ, इज़न्ट इट? या तो ये वैल्यू मेरे को चाहिए दोनों की, तो इनडायरेक्टली मैं ये वैल्यू निकालूंगा फ्रॉम दीज वैल्यूज़. ये जितने पिंक में सर्कल किए हैं उसमें से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा और इसकी वैल्यू निकालूंगा. ये दो वैल्यूज़ मैं निकालूंगा इनडायरेक्टली, और ये इन दोनों की वैल्यू अगर मिल जाती है तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, एंड देन आई कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू. समझ में आया? सो इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ. बेसिकली आई जस्ट हैव टू मैनिपुलेट द इक्वेशन कि मेरे को ये दो वैल्यूज़ मिल जाए. ओके, सिमिलर टू हेज़ेस लॉ इफ़ यू थिंक अबाउट इट. सिर्फ ये दो वैल्यू कैलकुलेट करना है मेरे को. देयर इज़ अ डिफरेंस ऑब्वियसली, हेज़ेस लॉ के थोड़ा सा सिमिलैरिटी है बेसिकली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो देखो किस तरह से अपन इसको निकालते हैं. ठीक है, दैट इज़ द इक्वेशन कि अगर मेरे को कोई भी चीज़ का मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ इट विल डिपेंड अपॉन द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस दैट इज प्रेजेंट इन देयर एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रहेंगे. इट विल नॉट डिपेंड अपॉन ए बी. ठीक है ना. ए आयन की मोलर कंडक्टिविटी विल डिपेंड ओनली अपॉन इटसेल्फ. बी आयन की मोलर कंडक्टिविटी will only depend upon itself. These are ionic conductivities. ठीक है ना. So to get to the capital lambda मेरे को दोनों के small lambda की values add करनी है. If there is a you can say you have a coefficient. ठीक है ना. So if there is something like
CH3COO by 2Ca, इस तरह से अगर है कैल्शियम एसीटेट अगर है, सो वी कैन गेट 2CH3COO माइनस प्लस Ca बराबर है, तो ये मिलेगा। तो इसमें अब मैं क्या करूँगा, 2 लैम्बडा नॉट, ओके, CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा नॉट Ca2 प्लस, ये दोनों की आयनिक कंडक्टिविटी को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, ओके, तो ये दोनों मैं इंडिपेंडेंटली वैल्यू देख सकता हूँ। एसीटेट आयन की मोलर आयनिक कंडक्टिविटी कितनी है और कैल्शियम आयन की आयनिक कंडक्टिविटी कितनी है, ये देख लूँगा। ये दोनों की वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूँगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, ये मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। एंड दैट इज़ द होल पर्पज़ ऑफ यूजिंग कोलोश लॉ। क्लियर है, ओके। दूसरा, आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया तो मैं Ka की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सो देखो इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ रहे हैं, ओके। तो हो सकता है तुमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा गया है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया, निकालने के लिए तुमको क्या करना है, उसके लिए लैम्बडा एम नॉट निकालना है। लैम्बडा एम सी तुमको दिया रहेगा, ये तुमको हमेशा दिया रहेगा, ये निकालना है यूजिंग कोलोश लॉ। ये मिल गया तो अल्फ़ा मिल जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, हो गया। अगर अल्फ़ा की वैल्यू बहुत छोटी है तो वी नो Ka इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर, सीधा सीधा हो जाता है, ओके। अप्रॉक्सीमेटली दिस इज़ गुड, इट डिपेंड्स अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी छोटी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड दिस इज समथिंग वी आर ओनली डूइंग फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, इजंट इट। ये हमेशा अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए करते हैं ना। सो इट इज़ पॉसिबल कि अल्फ़ा की वैल्यू छोटी है, इतनी छोटी है कि वी कैन एक्चुअली इग्नोर इट। क्लियर है। सो इट्स समथिंग लेस देन 10% अगर है, लेस देन मान लो कि 0.1, अगर अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 0.1 है, विच इज़ 10% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर 10% से कम होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो यू कैन एक्चुअली इग्नोर दिस, ओके, एंड यू कैन गो विथ अल्फ़ा। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द चॉइसेस। तुमको एग्ज़ाम में अगर देख रहे हो तो चॉइसेस कितने नज़दीक है उसके हिसाब से। तो ये लॉजिकल थिंग है बेसिकली, ये तुमको मैं बता सकता हूँ, सिखा नहीं सकता, ये तुम्हारे को प्रैक्टिस से ही सीखना है। रिव्यू क्वेश्चन, ओके, कोलोश लॉ कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? लेट मी नो द करेक्ट आंसर. That is correct. Okay, so the correct answer is C. It determines the limiting conductivity, that means lambda m naught. Okay, for weak electrolyte ये application है, major application। ये मिल जाता है तो अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, ये मिल जाता है तो अपन Ka भी निकाल सकते हैं। सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोलोश लॉ। दिस इज अ रिव्यू क्वेश्चन, ठीक है। वी डोंट एक्चुअली हैव लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट, तो मैं इसको कर देता हूँ बेसिकली, विल जस्ट गो ओवर इट। सो लैम्बडा एम नॉट बोला है, ओके, फॉर कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, ये वैल्यू से निकालना है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, नथिंग मतलब बहुत ही एलिमेंटरी क्वेश्चन है। दिस इज़ वेरी एलिमेंटरी क्वेश्चन, ओके। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कौन से आयन्स है वो ले लो और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के हिसाब से वो वैल्यूज़ को ऐड कर लो। अपने को चाहिए, देखो कैल्शियम क्लोराइड, सो कैल्शियम है ये एक, क्लोराइड है ये, ओके। सो इसको ट्वाइस मल्टीप्लाई, तो ये जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे, और ये दोनों को ऐड कर लो तो तुमको कैल्शियम क्लोराइड का लैम्बडा एम नॉट मिल गया, ठीक है ना। उसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट का वैल्यू निकालना है तो मैग्नीशियम की वैल्यू ले लो और सल्फेट की वैल्यू ले लो, ये तो ऐड ही करनी है, 106 160, तो ये भी आंसर मिल जाएगा तुमको, ओके। हो गया, ओके। सो ये देखो प्लस ट्वाइस कर दिया है यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड के लिए, और मैग्नीशियम सल्फेट के लिए दैट सिंपली एडिंग दोज एंड यू गेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके, लैम्बडा एम नॉट फॉर NaCl HCl CH3CONA निकाला दिया है अपने को, ओके। तो दिस इज़ फॉर NaCl, दिस इज़ फॉर HCl, दिस इज़ फॉर एसीटेट, सोडियम एसीटेट। अपने को निकालना है मोलर कंडक्टिविटी
molar conductivity at infinite dilution for acetic acid. Acetic acid is a weak electrolyte, तो ये अपने को Collosh law से ही निकालना पड़ता है, ध्यान में रखना. So we need Collosh law. ओके, सबसे पहले तो यू कैन जस्ट राइट द इक्वेशन, जैसे एसिटिक एसिड की इक्वेशन लिख लो सबसे पहले जो चाहिए वो. इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो अपने को, तो मैं तुमको शॉर्ट तरीका बता देता हूँ और इसी तरह से तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो फटाक से आंसर आएगा, अदरवाइज इट विल टेक सम टाइम. ओके, ये अपने को इक्वेशन दिया है. दिस नेक्स्ट NaCl लिख लो, Na प्लस प्लस Cl माइनस, HCl is H plus plus Cl minus. Then you have sodium acetate, CH3COO Na gives you CH3COO minus plus. मेरे को बनाना क्या है, एसिटिक एसिड. ठीक है, अब ये वैल्यू मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये 3 इक्वेशन मैं इस तरह से एडजस्ट करूँगा कि मेरे को राइट हैंड साइड में एसिटेट आयन और H प्लस ये मिलेंगे. तो मैं इनको ऐड करूँगा बेसिकली. देखो किस तरह से कि मेरे को ये जो 2 आयन है एसिटेट आयन और H प्लस, ये 2 रहने चाहिए राइट हैंड साइड में, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल होनी चाहिए. समझ में आया ना? सो दैट्स व्हाट वी वांट. तो मैं क्या करूँगा, ये इक्वेशन को इन्वर्स करूँगा, इजंट इट. मतलब इसकी वैल्यू अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो क्या होगा, जो वैल्यूज़ है क्लोराइड की, क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा, फिर उल्टा कर दिया ना इक्वेशन. तो अगर मैं वैल्यू सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो क्लोराइड और क्लोराइड आयन की जो वैल्यूज़ है वो तो सेम है, वो कैंसिल हो जाएगी. उसी तरह से सोडियम आयन और सोडियम आयन की वैल्यू सेम है, वो कैंसिल हो जाएगी, इजंट इट. तो मैं NaCl की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा फ्रॉम द सम ऑफ दीज 2 वैल्यूज़. ओके, ये दोनों के वैल्यूज से मैं क्या कर दूंगा, NaCl के वैल्यू को ये कर दूंगा. ओके, ऑलराइट. सो दैट इज द रीजन व्हाई Collosh law एक्चुअली वर्क्स. यहाँ पे ये जो वैल्यूज है, ये सारी की सारी वैल्यूज दीज आर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ओके, तो ये 2 वैल्यू के 2 जो वैल्यूज है, मतलब कौन सी HCl और सोडियम एसिटेट, ये दोनों वैल्यूज, मतलब दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू. ओके, सो 425.9 माइनस 91.0, अरे प्लस करना पड़ेगा ये वैल्यू, और माइनस क्या करना है आपने को, NaCl की वैल्यू जो है वो माइनस करना है. सो माइनस 120 कितना गया, 126.4. ये सब्सट्रैक्ट कर लो, जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड. ये क्लियर है क्या? इस तरह से मैं इसको सॉल्व करूँगा. अंडरस्टूड है सब लोग? बराबर है? यस. वेरी सिंपल. या सो अपने को ये इक्वेशन चाहिए. ओके, ये इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए मैं जो वैल्यूज़ है वो इस तरह से यूज़ करूँगा. देखो HCl, ये HCl हो गया पूरा, ये HCl है, ये सोडियम एसिटेट है CH3COO Na, एंड दिस इज NaCl. तो मैंने क्या कर दिया, HCl प्लस सोडियम एसिटेट माइनस NaCl, इजंट इट. तो अगर ऐसा भी लिखते हो तुम, मतलब एग्ज़ाम में अगर लिखना है, जैसे फाइनल एग्ज़ाम में, बोर्ड की एग्ज़ाम में, तो तुमको ढंग से लिखना पड़ेगा. अदरवाइज कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए जस्ट दीज विल गेट कैंसल्ड अप एंड सोडियम विल गेट कैंसल्ड अप. बचा क्या है, H प्लस और एसिटेट आयन, दैट इज़ योर फाइनल आंसर. ओके, सो ये अगर ऑपरेशन मैं करता हूँ, दोनों का सम माइनस NaCl, वी गेट लैम्डा m नॉट वैल्यू फॉर एसिटिक एसिड. ओके, तो ये करके देख लेना प्रॉब्लम्स, और इसके तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं फाइनल एग्जाम में, वो करके देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, we still have couple of minutes left. Alright, the conductivity दिया है एसिटिक एसिड का इज ये, ठीक है ना. सो कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड दे दिया है, ये कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है तुमको, और ये कंडक्टिविटी दिया है. ओके, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब अल्फा कैलकुलेट करना है. इफ़ लैम्डा एम नॉट दिया है ये वाली. ओके, सो दिस इज लैम्डा m नॉट, ये दे दिया है.
ठीक है ना। सो यहाँ पे वी नीड बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपने को सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है ना, इट्स नॉट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमको के ए निकालना है, ओके, के ए विच इज़ डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसके लिए ऑब्वियसली अपने को अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अल्फ़ा निकालना पड़ेगा तभी जाके के ए निकलेगा। सो कैसा निकालेंगे अपन, अल्फ़ा के लिए व्हाट वी नीड इज़ मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डायल्यूशन तो दिया ही है, मोलर कंडक्टिविटी एट सम कॉन्सेंट्रेशन वो भी दिया है, ओके है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ये उसकी कंडक्टिविटी दी है। तो अल्फ़ा निकालना अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एंड देन वी कैन सिंपली कैलकुलेट के ए, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन उसको न सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सो लैम्बडा सी इज इक्वल टू के बाय सी, ठीक है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी एट सम कॉन्सेंट्रेशन, ऑलराइट, तो ये हो गई इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट सम कॉन्सेंट्रेशन, और फिर अल्फ़ा निकाल लो विच इज़ दिस इज़ अल्फ़ा, ओके, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है ना, 10% से ज़्यादा आ रहा है ये अल्फ़ा, तो ये अपने को रखना ही पड़ेगा। सो के ए इज इक्वल टू दिस, और इस तरह से के ए निकल जाएगा। अंडरस्टूड है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, ओके, वेरी सिंपल, एवरीथिंग क्लियर, सब समझ में आ गया है। ओके गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।